रात के ठीक 10 बज रहे थे। दिसंबर की ठंडी हवा पूरे इलाके में फैल चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में चांद दिखाई देकर फिर बादलों में छिप जाता था। रमेश अपनी पुरानी टैक्सी चलाते हुए शहर से गांव की तरफ लौट रहा था। पूरे दिन सवारी ढोते ढोते वो बुरी तरह थक चुका था। बस भगवान, अब जल्दी घर पहुंचा दो, आज तो कमर ही टूट गई। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक टैक्सी की हेडलाइट के सामने एक आकृति दिखाई दी। एक औरत लाल चुनरी ओढ़े सड़क के किनारे खड़ी थी। रमेश ने धीरे से ब्रेक लगाया। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? वो औरत धीरे धीरे टैक्सी की तरफ बढ़ी। भैया, मदद कर दीजिए। क्या हुआ बहन? मेरे पिता बहुत बीमार हैं। पास के पुराने हवेली में पड़े हैं। कोई गाड़ी नहीं मिल रही, बस अस्पताल पहुंचा दीजिए। रमेश ने आसपास नजर दौड़ाई। सड़क बिल्कुल खाली थी। चलो बैठो। लेकिन औरत टैक्सी में नहीं बैठी। पहले उन्हें लेकर चलिए, हवेली पास में ही है। रमेश थोड़ा हिचकिचाया, पर इंसानियत के नाते तैयार हो गया। कुछ देर बाद दोनों एक कच्चे रास्ते पर पहुंच गए। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे पेड़ खड़े थे। हवा चलती तो उनकी शाखाएं किसी के हाथों जैसी लगती थी। बहन, यहां तो कोई रहता भी नहीं। बस थोड़ी दूर और। उसकी आवाज अजीब तरह से ठंडी थी, जैसे उसमें कोई भावना ही न हो। कुछ मिनट बाद एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली पूरी तरह जर्जर थी। खिड़कियां टूटी हुई, मुख्य दरवाजा आधा खुला। चारों तरफ अजीब सन्नाटा। रमेश के कदम अपने आप रुक गए। यही है? जी। तभी अचानक हवेली के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। बचाओ! रमेश चौंक गया। देखा, मेरे पिता हैं, जल्दी चलिए। रमेश ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात में कदम रख चुका है। हवेली के अंदर घुसते ही रमेश को अजीब ठंड महसूस हुई। बाहर जितनी ठंड थी उससे कई गुना ज्यादा, मानो हवेली के अंदर बर्फ जमी हो। फर्श टूट चुका था। दीवारों पर काले धब्बे थे, जाले हर तरफ फैले हुए थे। कोई है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ कराहने की आवाज। बचाओ! रमेश आवाज की दिशा में बढ़ा। एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का पलंग रखा था। उस पर कोई लेटा हुआ था। रमेश पास गया, तभी उसकी सांस अटक गई। पलंग पर पड़ा आदमी अचानक हवा में उठ गया, लगभग 2 फीट ऊपर। हे भगवान! उसके हाथ कांपने लगे। वो आदमी हवा में तड़प रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए हो। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रमेश पीछे मुड़ा। दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, लेकिन कमरे में किसी की हंसी गूंजने लगी। धीमी, डरावनी औरत की हंसी। रमेश ने पीछे देखा, वही लाल चुनरी वाली औरत, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा काला पड़ चुका था, होंठ फट चुके थे और मुस्कान कानों तक फैली हुई थी। रमेश डर से पीछे हट गया। तू कौन है? तुम्हें यहाँ कौन लाया? तुमने? औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाल हवा में लहराने लगे। 50 साल से मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। क्या चाहती हो? साथ। क्या मतलब? अकेले मरना बहुत बुरा होता है। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। अब तुम यही रहोगे। तभी पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। रमेश को महसूस हुआ जैसे दर्जनों आंखें उसे देख रही हों। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी हंसी और भयानक होती जा रही थी। रमेश समझ चुका था वो किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा के सामने खड़ा था। बचाओ! कोई है? कोई जवाब नहीं। औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। अब कोई नहीं आएगा। उसकी आवाज 2 लोगों जैसी लग रही थी, एक औरत और एक बूढ़े आदमी की। मुझे जाने दो। मैं भी कभी ऐसे ही मदद मांग रही थी। रमेश चौंका, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तभी अचानक कमरे में दर्जनों साए दिखाई देने लगे। वे सब
हवेली के पुराने शिकार थे, कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई राहगीर। सबके चेहरे डरे हुए थे। मुझे बचाओ! एक बूढ़ा साया बोला, भागो, जब तक मौका है भागो। और उसी क्षण बाहर से घंटियों और मंत्रों की आवाज आने लगी। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। औरत का चेहरा अचानक बदल गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। नहीं, वो फिर आ गया। बाहर से लगातार मंत्रों की आवाज आ रही थी। पूरा कमरा कांप रहा था। औरत दर्द से चीखने लगी। तभी मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे पर एक साधु खड़ा था। लंबी जटाएं, हाथ में त्रिशूल, माथे पर भस्म। तेरा समय खत्म हो गया। औरत गुर्राने लगी। तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। कमरे में तेज हवा चलने लगी। फर्श कांपने लगा। काल भैरवाय नमः। औरत चीख रही थी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। मैं वापस आऊंगी। जिसे मुक्ति मिल जाती है वो वापस नहीं आता। एक अंतिम चीख के साथ वो धुएं में बदल गई। पूरा कमरा शांत हो गया। ठंड खत्म हो गई। हाँ, कौन है? साधु मुस्कुराए। रास्ते का यात्री। आपको कैसे पता चला? जब किसी जगह का दर्द बहुत बढ़ जाता है तो उसकी पुकार दूर तक सुनाई देती है। और वे बाकी साए? कुछ बोलने से पहले ही साधु अचानक गायब हो गए। रमेश चौंक गया। ये कहा गए? अभी तो यही थे। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन साधु कहीं भी नजर नहीं आए। अजीब बात है। रमेश धीरे धीरे अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी माला पर गई। वही माला जो साधु के गले में थी। रमेश ने कांपते हाथों से माला उठाई। माला बिल्कुल गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे पहना हो। रमेश के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। वो साधु थे कौन? कहां से आए थे? और अचानक गायब कैसे हो गए? उसने माला जेब में रखी और आगे की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद रमेश अपने टैक्सी के पास पहुंच गया। टैक्सी स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ गया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसे सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी। पूरी रात के डर के बाद उसे चाय की जरूरत महसूस हुई। टपरी पर एक चाय वाला बैठा था। रमेश ने टपरी के सामने टैक्सी रोक दी। भाई साहब, एक कप चाय दे दो। तुम इतनी रात को कहां से आ रहे हो? चाय पीते पीते उसने पूरी घटना आदमी को सुना दी। आदमी काफी देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, तुम उस हवेली में गए थे? हाँ। आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। वहां से जिंदा लौटने वाले बहुत कम लोग होते हैं। रमेश ने जेब से माला निकाल कर दिखाई। माला देखते ही आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये माला तुम्हें कहां मिली? रमेश ने पूरी बात बता दी। आदमी कुछ पल तक माला को घूरता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, ये साधु की नहीं है। रमेश चौंक गया। तो फिर किसकी है? आदमी बोला, 50 साल पहले इसी इलाके में एक संत रहते थे। लोग उन्हें बाबा हरिनाथ कहते थे। रमेश की धड़कन तेज हो गई। कहते हैं उन्होंने उस हवेली की बुरी शक्तियों को रोकने की बहुत कोशिश की थी। आदमी आगे बोला, लेकिन एक रात वे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसी समय अचानक तेज हवा चली और एक आवाज सुनाई दी, सच अभी बाकी है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दूर पहाड़ी की तरफ से अचानक एक औरत की हल्की हंसी सुनाई दी। रमेश का दिल बैठ गया। वो आवाज बिल्कुल उसी लाल चुनरी वाली औरत जैसी थी। रमेश ने सड़क की ओर देखा। दूर पेड़ के पास उसे वही पिशाचनी दिखाई दी और तुरंत ही गायब हो गई। और उसी पल रमेश को एहसास हुआ, शायद उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद वो रात सिर्फ शुरुआत थी।